नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला आईएएस में आपका स्वागत है। सीसेट के हम पैसेज की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इसमें आज हम 3 पैसेज कराएंगे और ये दो जो है जैसे दो पैसेज कराता था मैं, इस बार 3 पैसेज लेके आया हूँ क्योंकि ये 2023 के जो है लास्ट पैसेज हैं तीनों। उसके बाद से हम 2022 के कराएंगे। तो देखिए, इसमें मैं क्या है यूपीएससी का जो ओरिजिनल पेपर है ना, वही पेपर लेके आया हूँ इस बार, जिससे आप लोग देख सकें कि पेपर आता कैसा है, एक्चुअली में हमें कैसा दिखता है और किस तरीक़ा से हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग ने बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे तो उनके लिए ये देखना अच्छा लगेगा, और बाकी तो एक्सपीरियंस वाले लोग तो देख ही सकते हैं, वो तो देख ही रहे हैं। तो इसको जो हिंदी में पढ़ना चाह रहा है वो इसमें पढ़ ले, बाकी का मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ एक बार। इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो लोग यहाँ से पढ़ लें और उसका आंसर दें। ओके, तो मैं इंग्लिश हिंदी में रीड करता हूँ। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हमें टाइम कैसे बचाना है पेपर में हमें टाइम बचाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये 3 प्रश्नांशों के निर्देश, इसमें 3 प्रश्नांशों के निर्देश में जो है हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमें बार बार नहीं पढ़ना है। ये हमको नहीं पढ़ना है कि हमें कितने का उत्तर देना है। केवल एक नज़र देख लो कि 3 का उत्तर देना है। उसके बाद ये पूरे पैसेज में हर परिच्छेद के ऊपर सेम लाइन लिखी रहती हैं 4, जो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, इनको नहीं पढ़ना है कि परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इस परिच्छेद पर ही आधारित होनी चाहिए। ये एक बार पढ़ लो आप, ये चीज़ हमेशा लिख के आती है, तो इसको बार बार आपको उसमें टाइम नहीं देना है। आपको क्या करना है, निरंतर जो है आगे इस ऐसे टाइम बचेगा आपका। डायरेक्ट परिच्छेद देगा और उसको पढ़ा। तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद इसको पैसेज को पढ़ा, उसके बाद आंसर दिया। ऐसे टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन आपको सही से ये पढ़ना है कि एक बार क्वेश्चन का यहाँ पे ये देख लीजिए कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा जैसे कि सर्वाधिक संभावित रूप से प्रतिबिंबित क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंबित का मतलब कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, पैसेज में जो है क्या दिख रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेजों में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत इसे गलत तस्वीर चित्रित होती है। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित है जिन्हें उच्चतर रोजगार और चुनौतियों का सामना करना होता है। ठीक है, और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं, यानी कि बेरोजगारी का समस्या है। ठीक है, माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी चुनौती कहीं अधिक है, और बढ़ते शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। शिक्षा का जैसे ही स्तर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की चुनौतियाँ और उसमें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि चलो इससे हट के हम बाद में बात करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे कि एजुकेशन का जो लेवल है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस लेवल के हिसाब से फिर जो है जॉब क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो वो जो रोज़गार का विपदा आ रही है वो इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। स्कूल और कॉलेजों में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा। वो तो यही कह रहा है कि शिक्षा के स्तर में बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर, ये देखिए लिखा है, बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर के बावजूद भी बेरोजगारी की चुनौतियाँ और बढ़ा देता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। चलो इसको होल्ड रखते थोड़ा सा। युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है और हमारी आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी को बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। ये विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम गहनता वाले उद्योग नहीं हैं।
ये तो बिल्कुल गलत है भाई। जब भी स्टेटमेंट में ऐसा बोल दे कि कोई ऐसा उद्योग है ही नहीं जो रोजगार दे सके या विशाल जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। और जब भी आपको कोई के साथ नेगेटिव आ जाए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जीएस में आ जाए या सीसेट में कोई के साथ नेगेटिव इधर लिखा है, समझ ली वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो सके। भाई स्वरोजगार की उसमें कहीं बात ही नहीं की गई है। पैसेज में जो बात की गई है वो स्वरोजगार की नहीं गई है। पैसेज में ये बात की गई है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। फिर जिस लेवल की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उस लेवल का उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग अपनी वेटिंग में लगे हुए हैं। उनके जो साथ वाले कलीग्स हैं, वो कुछ लोग हैं जो समकक्ष उनके थे, वो लोग मनपाई जॉब पा लिए हैं लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम उसमें वेटिंग में लगे हुए हैं। ये इसका सेंस है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा सही। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या किया कमेंट करके बताइए। जैसे इंग्लिश में था ये, ठीक है, तो आप इसको लगाइए इसमें। नेक्स्ट, वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, अब सही है। तो ये वाले पैसेज हैं हिंदी में, ये रहे, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। जिसको भी पढ़ना है वो भाई इसको वीडियो को पॉज करे और इसके आंसर दे, ठीक है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ इसको। देखिए, इसमें भी हमें सेम पैटर्न वही दोहराना है और ध्यान देना शब्दों का, ठीक है। इसमें पूछा है सर्वाधिक तार्किक, युक्तियुक्त, व्यवहारिक जो है और संदेश। व्यवहारिक भी होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए, जो प्रतिबिंबित होता है इसमें जो दिख रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है भाई। विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है। चलो, विज्ञान के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है। वैज्ञानिकों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञान का समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर पर चलाया नहीं जा सकता, अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित न किया गया हो। विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह है दर्शन, ठीक है। तो इसमें विज्ञान को दर्शन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों परिणामों का समन्वय, इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही होगा। जैसे ये कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण जो विश्लेषण करेंगे या वैज्ञानिक जो प्रयोजन है उनका परिणाम देखेंगे, तो उनका जो समन्वय है इसके बिना यानी कि दर्शन के बिना कोई भी विज्ञान सतही होगा। दर्शन के बिना कोई भी विज्ञान जो है सतही यानी ज़मीनी स्तर पर ही होगा, ऊपरी गहराई में नहीं होगा। ठीक विज्ञान की ही तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतना पड़ता है। वैसे ही सरकार को भी दर्शन का अभाव के कारण भुगतना पड़ता है। दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है जो राजमर्मता का राजनीतिक के साथ है। सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य के निर्देशित होते चलना, ना कि लक्ष्यहीन और व्यक्तिगत प्रयत्नों करते हुए। ठीक जैसे मनुष्यों की वास्तविक ज़रूरतों और जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पंडितवाद बन जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखना, ध्यान से पढ़ो क्या कह रही है। ये कह रहा है ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक ज़रूरतें जो हैं उसको जीवन से पृथक होकर, उससे अलग होकर ज्ञान का अनुसरण पंडितवाद बन जाता है। वास्तविक ज़रूरत है उससे पृथक अलग होकर हम ज्ञान को इकट्ठा करने लगते हैं तो पंडितवाद बन जाता है, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति की तरह। उसी तरह विज्ञान और दर्शन से पृथक होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो इससे अगर हम अलग दर्शन से पृथक हो जाएंगे, पृथक होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये प्रश्न में। सर्वाधिक व्यवहारिक बताना है आपको, ठीक है।
आधुनिक राजमर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति, ये देखिए ये जो कीवर्ड है ना, भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। भली भांति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला कि 100% आपको, अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो आपको भली भांति दर्शन शास्त्र आना चाहिए। नहीं, दर्शन नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका ज्ञान हो, उससे मिलता हुआ चले तो ठीक है। तो ये भली भांति प्रशिक्षित होना आवश्यक है, ताकि उन्हें अपनी भूमिका, दायित्व और लक्ष्यों का बेहतर परिचय मिल सके। नहीं भाई, ये बात गलत है आपकी। नेक्स्ट, वांछनीय नहीं है कि सरकार ने अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों। ये जरूरी नहीं है कि उनके जो अनुभव सिद्ध करें उन्हीं के द्वारा प्रबंधित हों, जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उनमें ना मिलें जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो, जिनसे बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित होती हो। हाँ भाई, सही है, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। क्योंकि राजमर्मज्ञों नौकरशाह समाज के ही, ये देखिए ये कह रहा है, समाज के ही उत्पाद हैं। समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र कितनी होगी भाई, 2 साल से क्या सिखाओगे? 2 साल की उम्र के बच्चों को सिखाओगे क्या? से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित हो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। बहुत कम उम्र का इसमें कोई दायरा नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है। 5 साल की उम्र के बच्चे की ये बात चल रही है, बहुत कम उम्र का मतलब क्या? तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत होगा। यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक है। हाँ भाई, सभी वैज्ञानिक दार्शनिक होंगे, लेकिन सभी वैज्ञानिक की बात कर रहा है ये। सभी वैज्ञानिक दार्शनिक होना भी आवश्यक है। हाँ, थोड़े बहुत हों तो सही है, ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभिमुख हों और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजनपूर्ण तथा उपयोगी हों। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो सभी वैज्ञानिक हैं उनका दार्शनिक होना भी आवश्यक है। अगर वैज्ञानिक दार्शनिक भी हो गए, पूरी तरीक़ा से दर्शन को ही पढ़ने लगे, उस पर रिसर्च करने लगे, तो वो विज्ञान से अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑटोमेटिकली सही हुआ वो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा अगर पढ़ना भी है तो। कह रहा है यह वांछनीय नहीं है कि सरकार ने अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा प्रबंधित हों जो एकदम प्रोफेशनल हों, जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उनमें ना मिलें, जब तक उनमें दूसरे लोग ऐसे ना मिलें जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो और जिनसे बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित होती हो। ठीक है, तब तक काम चलता रहेगा। तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर इसमें भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों पर कौन सा परम लक्ष्य है? हमें डायरेक्ट इसको देखना है कि परम लक्ष्य कौन सा है। पढ़ते हैं। राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों का प्रभुत्व रखना नहीं है, ना ही उनको डराकर नियंत्रित करना है, बल्कि ऐसा होना और उसमें हर व्यक्ति भयमुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुँचे बिना जी सके और कार्य कर सके। न दूसरे को प्रॉब्लम हो, ना हमें प्रॉब्लम हो। मैं फिर दोहराता हूँ कि राज्य का लक्ष्य, यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं फिर दोहराता हूँ, यानी इन्होंने बहुत ही इसको कीवर्ड माना है। ठीक है, ये बात कह के कि मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धिसंगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। जो बुद्धिसंगत प्राणी हैं उनको मशीन या बुद्धिहीन पशुओं की तरह बदल देना नहीं है कि वो सुस्त पड़े रहें या अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करें। यह लक्ष्य है उनके शरीर को और उनके मन को सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में शुक्र बनाना। ये राज्य का लक्ष्य है कि उनका शरीर और उनका मन सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में शुक्र बने, अच्छा बने। यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, अपना स्वतंत्र विवेक अपना इस्तेमाल कर सकें और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, उसे व्यवहार में ला सकें, ताकि वे अपने शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट ना करें, ना ही एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करें। तो ये किसकी डेफिनेशन दी है भाई? ये सीधी सी बात है। इसमें क्या कह रहे, व्यक्ति सुरक्षा की बात की है? नहीं। शरीर और मन का स्वास्थ्य की बात की है? बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य की तो इसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो बात कर रहा है वो सामुदायिक समरसता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें जो बात कर रहा है वो राज्य की, ये देखिए
राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से, राज्य का लक्ष्य पूछा है कि राज्य इसमें चाहता क्या है। तो राज्य ये चाहता है कि हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले, अपने काम करे और किसी दूसरे को भी बाधित ना करे, और अपना काम करता रहे। जब अपना काम करता रहेगा तो सही आंसर उसका स्वतंत्रता होगा कि व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ काम करे। लेकिन ऐसा भी नहीं, ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं जो अनकंट्रोल्ड हो, ऐसा नहीं। तो ये कंट्रोल करना। आप लोग इसमें कमेंट कीजिए और वह काफ़ी अच्छा हम पैसे लेके आएंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे हम। 2023 के आज कंप्लीट हो गए हैं, कल से हम जो 2022 के कराएंगे और काफ़ी अच्छे पैसेज हो रहे हैं। आप लोग श्योर CSET पास कर जाएंगे। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। पर डे में 2 से 3 पैसेज कराऊंगा। पर डे से 2 से 3 पैसेज से क्या होगा कि 1 महीने लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। तो 40 दिन के अंदर हम जो अच्छी तरीक़ा से पैसेज को अटेंड करना सीख जाएंगे। लगभग हम 80 पैसेज कंप्लीट कर लेंगे और 80 पैसेज में जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये शब्द थे ना, जैसे सभी, बहुत कम उम्र, भली भांति, कोई नहीं, ये बार बार आते हैं, बार बार हर एक पैसेज में आते हैं। यही आपका सिलेक्शन करवाते हैं और यही आपको क्वेश्चन के आंसर एलिमिनेट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हम बहुत जल्दी इसमें लाइव वीडियो ला सकें। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे अपनी, तो फिर हम लोग इसमें और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।